नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 मई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या अफ़गानिस्तान में इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। विवेक काटजू ने ये आर्टिकल लिखा है, अच्छा आर्टिकल है, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडिया को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। सबसे लास्ट में हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित। देखो ये जो आर्टिकल है ना, इसमें तो कुछ भी डिटेल्स नहीं है। इसी थीम पर हम इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। वो अच्छा आर्टिकल है कि अभी हाल ही में सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, उसमें एग्रीकल्चर संबंधित रिफॉर्म्स जो सरकार ने अनाउंस किए हैं वो क्यों ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल लिखा है अशोक गुलाटी ने, वो अच्छा आर्टिकल है, उसे हम डिस्कस करेंगे और इसमें से जो भी 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ले लेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। इंडियाज अफगानिस्तान पॉलिसी शुड रैपिडली अडेप्ट टू इवॉल्विंग रियलिटीज। अफगानिस्तान में जो इवॉल्विंग रियलिटीज़ हैं उनके अनुसार इंडिया को अपनी अफगानिस्तान पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन। सैटरडे को हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था ब्रिक्स से संबंधित। वो आर्टिकल भी आप डिस्कस कर सकते हो इस चैनल पे जाके। इस चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटी रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अफगानिस्तान में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बदलाव की डिमांड से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है विवेक काटजू के द्वारा। विवेक काटजू जो हैं वो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले 1 मिनट में हम बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल सिचुएशन है क्या अफगानिस्तान में, जहाँ देखो एक तरफ हाल ही में यूएसए और तालिबान के बीच एक डील साइन हुई थी। ये डिसाइड हुआ था यूएसए अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से लेकर जाएगा, बदले में तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा और यूएसए के एलाइज कंट्रीज़ के अगेंस्ट। डील में एक प्रोविज़न ये भी था अफगानिस्तान की सरकार 5000 तालिबान के मिलिटेंट्स को रिहा करेगी जेलों से, बदले में तालिबान जो है वो भी 1000 के आसपास अफगान सोल्जर्स को रिहा करेगा। लेकिन देखो इस प्रोविज़न को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। डिफरेंसेस हैं अफगान गवर्नमेंट के बीच और तालिबान के बीच इस प्रोविज़न की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। दूसरी तरफ अफगान गवर्नमेंट की बात करें, पिछले साल सितंबर में अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट चुनने के लिए इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। 2 कैंडिडेट्स थे मेन, एक अब्दुल्ला और दूसरी तरफ थे अशरफ गनी। इस इलेक्शन के रिजल्ट को 5 महीने तक अनाउंस ही नहीं किया गया। 5 महीने बाद अनाउंस किया गया और अशरफ गनी को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया, मतलब बाद में उन्होंने शपथ ली। लेकिन देखो अब्दुल्ला ने इस रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने भी अपने आप से ही प्रेसिडेंट पद की शपथ ले ली। उन्होंने बोला कि इलेक्शंस में काफ़ी सारी धांधलेबाजी हुई थी, इसलिए मैं भी प्रेसिडेंट पद की शपथ ले रहा हूँ। तो कई दिनों तक 2 प्रेसिडेंट काम करते रहे अफगानिस्तान में, लेकिन अब दोनों के बीच समझौता हो चुका है। पावर शेयरिंग एग्रीमेंट अब दोनों के बीच साइन हो चुका है। लेकिन यूएसए ने जो डील साइन की थी तालिबान के साथ वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट के बीच और तालिबान के बीच डिफरेंसेस हैं। हाल ही में आरोप लगता है तालिबान ने क्या किया, अफगानिस्तान में एक हॉस्पिटल पर अटैक किया। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 4 घंटे 6 घंटे ऐसी थी, ऐसे बच्चों की भी डेथ हो गई तालिबान ने जो ये अटैक किया था अफगानिस्तान के हॉस्पिटल में। उसके बाद अफगानिस्तान की सरकार ने यह आदेश दिया कि आप फिर से तालिबान के अगेंस्ट ऑपरेशंस चलाना स्टार्ट कीजिए। मतलब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है अभी की सिचुएशन में अफगानिस्तान में। ऑलमोस्ट 50% एरिया ऐसा है अफगानिस्तान का जहाँ पर तालिबान का कंट्रोल है और बाकी के एरिया पर अफगान सरकार का कंट्रोल है। तो ये हमने बात की बैकग्राउंड की। अब आते हैं आर्टिकल की तरफ। देखो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी अफगानिस्तान में पीस इस्टाब्लिश करने के उद्देश्य से।
इस मीटिंग में 6 देशों को इनवाइट किया गया जो अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं, मतलब इनका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ। कौन कौन से ये 6 देश थे? चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। लेकिन देखो अफसोस की बात यह है कि इंडिया को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, और तब जबकि 2001 के बाद से ही इंडिया ने एक बड़ा रोल प्ले किया है अफगानिस्तान में डेवलपमेंट लाने में। इंडिया ने ऑलमोस्ट $3 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में। इंडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अफगानिस्तान के लोगों में, लेकिन फिर भी इंडिया को ना बुलाना उस मीटिंग में जो अफगानिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए थी, ये देखो ना सिर्फ इंडिया की प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज के लिए धक्का था, बल्कि इंडिया 2001 के बाद से ही जो एफर्ट्स लगा रहा है अफगानिस्तान में डेवलपमेंट लाने के लिए, उनके लिए भी एक धक्का था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार इंडिया को क्यों नहीं इनवाइट किया गया। देखो इंडिया ने क्या किया है, एक फेमस कहावत है ना, पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना। इंडिया ने यही गलती की है अफगानिस्तान में। इंडिया ने अपने सारे अंडे अशरफ घनी की टोकरी में रख दिए हैं, मतलब अपना सारा जो दाव लगाया है अशरफ घनी पर लगाया है। वैसे अफगानिस्तान में काफ़ी सारी टोकरियां हैं, जैसे तालिबान एक टोकरी है, लेकिन तालिबान के साथ इंडिया बात नहीं करता, क्योंकि इंडिया की हमेशा से पॉलिसी रही है कि आतंकवादियों के जो संगठन हैं उनके साथ इंडिया किसी प्रकार का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं करेगा, किसी प्रकार की बात नहीं करेगा। उसके अलावा अब्दुल्ला भी एक टोकरी है, मतलब एक एक्टर है अफगानिस्तान में। और उज्बेक के लीडर्स, तजाकी लीडर्स, देखो तालिबान जो ये ग्रुप है ना, ये मेनली पाश्तून्स डोमिनेटेड हैं, लेकिन अफगानिस्तान में और भी एथनिक ग्रुप्स हैं जिनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, जैसे उज्बेक, तजाकी। इनके साथ भी इंडिया कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल की सिचुएशन में इंडिया ने अपना दाव खेला सिर्फ और सिर्फ अशरफ घनी पर। देखो जब तक अफगानिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने अशरफ घनी को विनर भी अनाउंस नहीं किया था, उससे पहले ही भारत ने अशरफ घनी को बधाई दे दी। लेकिन अशरफ घनी अभी तक अफगानिस्तान में इंडिया के इंटरेस्ट को सिक्योर नहीं कर पाए हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं। आर्टिकल में तो ये भी कहा जाता है, जब देखो 2014 में पहली बार अशरफ घनी प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी अनाउंस की थी। उन्होंने बताया था विभिन्न देशों की इंपॉर्टेंस कितनी है अफगानिस्तान के लिए, और ये उन्होंने बताया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की सहायता से कि कौन सा देश कौन से कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आता है। जो सबसे नज़दीक वाले कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आएगा, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है अफगानिस्तान के लिए। जबकि इंडिया को देखो अशरफ घनी ने उस समय चौथे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रखा था। तो ये बताता है कि उस समय अशरफ घनी की इंपॉर्टेंस क्या थी इंडिया के लिए। इंडिया ने अशरफ घनी को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, तो अशरफ घनी को क्या करना चाहिए था, ये जो यूएन सेक्रेटरीट ने मीटिंग बुलाई, इसमें उनको बोलना चाहिए था कि भैया आप इंडिया को भी बुलाओ, अगर आप इंडिया को नहीं बुलाओगे तो हम इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन अशरफ घनी के द्वारा नहीं रखी गई। और देखो जब ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई जिसमें इंडिया को नहीं इनवाइट किया गया था, डेफिनेटली इंडिया के जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हुए। इसके बाद अगले दिन जो अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए यूएसए के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं जालमे खलीलजाद, इन्होंने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की ताकि इंडिया के जो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं ना बुलाने से, उनको एड्रेस किया जा सके। लेकिन देखो इंटरनेशनल पॉलिसी में बातों से कुछ नहीं होता है, एक्शन से होता है। जालमे खलीलजाद ने द हिंदू को इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने इनडायरेक्टली एक बात बोली थी, उन्होंने सिग्नल दिया था कि इंडिया को अब तालिबान के साथ बात करनी चाहिए। इंडिया को ना बुलाने का एक रीज़न ये था जो मैंने पहले भी आपको बताया। देखो जब अफगानिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए बात चलती है तो उसमें तालिबान के इशू पर भी बात चलती है, और इंडिया का जो ऑफिशियल और पब्लिक स्टैंड है वो ये है कि हम तालिबान को नहीं मानते, हम तालिबान के साथ बात नहीं करेंगे। तो तालिबान जब इस प्रकार की किसी बातचीत में पार्टिसिपेट करता है, या फिर ऐसी कोई बातचीत होती है कि तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में रोल दिया जाए, तो इंडिया की पोजीशन काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि इंडिया तो हमेशा से कहता है ना कि हम तालिबान को नहीं मानते। तो भैया आप कर क्या रहे हो फिर इस टेबल पे, क्योंकि तालिबान भी शामिल है इस बातचीत में। तो और ये भी बात हो रही है कि अफगानिस्तान की सरकार में तालिबान को रोल दिया जाए, तो फिर
काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है इंडिया के लिए। इसीलिए जालमे खलीलजाद बोलते हैं कि इंडिया को अब तालिबान के साथ बात करनी चाहिए, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहिए। अब मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इंडिया को तालिबान के साथ बात करनी चाहिए, अगर हाँ तो क्यों? तो ये सारे आर्गुमेंट्स आप दे सकते हो, क्योंकि देखो सिचुएशन इतनी ज़्यादा फ्लूइड है अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में कि जैसे ही यूएसए की फोर्सेस अफ़गानिस्तान को छोड़कर जाएंगी तो तालिबान का कब्जा इस्टेब्लिश हो सकता है अफ़गानिस्तान की सत्ता पर। तो फिर ये वही सिचुएशन आ जाएगी जो 1996 से लेकर 2001 के बीच में है। उस समय तालिबान अफ़गानिस्तान की सत्ता पर काबिज था और इंडिया का कोई कम्युनिकेशन नहीं था तालिबान के साथ। याद होगा आपको 1999 में हमारा एक प्लेन हाईजैक किया गया था जिसे फाइनली उतारा गया कंधार में, लेकिन हमारा तालिबान के साथ कोई उस समय कम्युनिकेशन था ही नहीं, इसलिए हमें आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा उस प्लेन को रिहा करने के बदले में। अगर हमारा उस समय तालिबान के साथ कोई कम्युनिकेशन होता, कोई कॉन्टैक्ट होता, तो शायद सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती जिसका सामना हमें 1999 में करना पड़ा था। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पर कहा जाता है हमें तालिबान के साथ बात करनी चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट देखो, अगर हम तालिबान के साथ किसी प्रकार से बातचीत करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम तालिबान के तौर तरीकों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बातचीत करना अलग बात है। बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके काम करने के तरीके से सहमत हैं, तो इसलिए बातचीत करने से इंडिया को गुरेज नहीं करना चाहिए। दूसरा आर्ग्यूमेंट, यूएसए और दूसरी बड़ी जो पावर्स हैं वो भी तो तालिबान से बात कर रही है ना, उन्होंने भी तो तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है, तो फिर इंडिया क्यों आइडियल खेल रहा है? इंडिया को भी आइडियल खेलने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना चाहिए। तीसरा आर्ग्यूमेंट, अगर देखो तालिबान से इंडिया का कॉन्टैक्ट होता है, इंडिया का कम्युनिकेशन होता है, तो हम अफगानिस्तान में पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को बढ़ने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, 2001 के बाद से ही हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। अगर हमारा तालिबान से कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो हम, और तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आ जाता है तो हम ज़्यादा अच्छे ढंग से अफगानिस्तान में हमारी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए तालिबान के साथ कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर देखो हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के फ्यूचर डिसाइड करने की जो ये प्रोसेस है इसमें इंडिया एक एक्टिव रोल प्ले करे, तो भी इंडिया का तालिबान के साथ कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो आगे भी जो मीटिंग्स होंगी उनमें भी इंडिया को दरकिनार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, सारे अंडे एक टोकरी में रखना देखो अच्छी बात नहीं है। क्या पता कल को अशरफ गनी सत्ता से बेदखल हो जाएं, तो फिर उस सिचुएशन में इंडिया क्या करेगा? ऐसे तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बिल्कुल ही कम हो जाएगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो तालिबान ने भी इनडायरेक्टली अब इंडिया को कन्वे किया है कि हम पाकिस्तान के कठपुतली नहीं हैं। मतलब आप शर्माइए मत, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पाकिस्तान के इशारों पर काम करते हैं। हम अफगानिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे बेशक इसके लिए हमें आपसे बात करनी पड़े। सबसे लास्ट में सिचुएशन देखो 1990s से अलग है। फिलहाल 1990s में क्या हुआ था, 1996 से पहले हमने अफगानिस्तान में अहमद मसूद को सपोर्ट किया था। जैसे आज अशरफ गनी है, उसी समय अहमद मसूद थे। लेकिन देखो उस समय सिचुएशन अलग थी। अहमद मसूद को उस समय रशिया, ईरान, इन देशों के द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज रशिया, ईरान, इन देशों का तालिबान को भी समर्थन हासिल है। इसीलिए आज जो सिचुएशन है 1990s जैसी नहीं है। फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए हमें तालिबान के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहिए। हमें हमारी अफगानिस्तान में फॉरेन पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हाल ही में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, जो हमारे देश के जीडीपी का ऑलमोस्ट 10% है। मकसद इस पैकेज को अनाउंस करने का ये था, जॉब्स जिनका लॉस हुआ है उन्हें रिस्टोर किया जा सके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव हों, हंगर यानी भूखमरी के जो कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस किया जाए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट किया जाए और फार्म इनकम्स को भी बढ़ाया जाए। ये सब कुछ मेन मकसद थे कि सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार सरकार ने हेल्थ पर ज़्यादा फोकस क्यों नहीं किया इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में, और क्यों
सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक हैं इकोनॉमी के रिवाइव होने से। इसके अलावा और भी रीजंस हैं जिसके आधार पर राइटर कहते हैं कि सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक एक करके राइटर के आर्गुमेंट्स हम डिस्कस करते हैं। देखो, अभी हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। राइटर एग्जाम्पल देते हैं, हजारों लाखों माइग्रेंट वर्कर्स अभी बिहार में जा रहे हैं, तो क्या अगर थोड़ा सा भी कोविड-19 बिहार के रूरल इलाकों में फैलता है तो बिहार की सरकार सक्षम है उसका सामना करने में? इसका आंसर है नो। बिहार के अलावा और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कमज़ोर है, थोड़ा सा भी अगर कोविड-19 बढ़ता है तो वो राज्य सरकारें घुटने टेक सकती हैं, जवाब दे सकती हैं कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। तो इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, देखो, सरकार ने ये 20 लाख करोड़ का पैकेज तो अनाउंस किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने के लिए, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से रिवाइव होंगी या फिर नहीं होगी, इस बात पे भी तो डिपेंड करता है ना कि कोविड-19 को हम कंटेन कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। कोविड-19 को हम कंटेन कब कर पाएंगे? मेन तो देखो जब वैक्सीन या फिर ड्रग डेवलप हो पाएगा। लेकिन अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा खासा ध्यान देते हैं तो फर्टिलिटी रेट जो है, मतलब डेथ रेट जो है कोविड-19 की वजह से, उसे हम कम कर पाएंगे। और अगर डेथ रेट कम होगी तो लोगों का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, लोग काम पर लौटने लगेंगे, लोग सामान परचेज करने लगेंगे, इससे डिमांड प्रोड्यूस होगी, और डिमांड प्रोड्यूस होगी तभी तो फैक्ट्रीज काम करेंगी ना, अदरवाइज तो फैक्ट्रीज काम ही क्या करेंगी जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देकर सरकार डेथ रेट को कम कर सकती है और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवाइव होंगी। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो, हमने अनुमान ये लगाया था कि चाइना से बहुत सारी कंपनीज रीलोकेट होंगी, मतलब दूसरे देशों में अपने बेस इस्टेब्लिश करेंगी और इंडिया उनकी प्रमुख डेस्टिनेशन हो सकता है। लेकिन कुछ स्टडीज सामने आई हैं कि वो कंपनीज जो अब चाइना को छोड़ रही हैं उनकी मेन डेस्टिनेशन आसियान के मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, ये देश। उनकी मेन डेस्टिनेशन इंडिया नहीं है। और इसका वैसे तो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं और हेल्थ संबंधित भी कंसर्न्स हैं उन कंपनीज़ के, तो इसलिए भी इंडिया को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो, जब से सरकार ने हेल्थ सेक्टर को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ओपन किया है तब से प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने सरकार का इतना ज़्यादा साथ नहीं निभाया इस मुश्किल की घड़ियों में। कुछ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने सरकार का साथ दिया, अदरवाइज ज़्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने इस मुश्किल की घड़ियों में भी सरकार का साथ देने से इनकार कर दिया, उन्होंने सरकार को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो मतलब साफ है कि हम सब कुछ हेल्थ इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर पर नहीं छोड़ सकते, सरकार को खुद से खर्च करना होगा हेल्थ सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो, एक कंसर्न ये भी सामने आया है कि कोविड-19 का सामना करने के लिए सरकार ने बड़ी मात्रा में पीपीईज की प्रोडक्शन स्टार्ट की, वेंटिलेटर्स, टेस्टिंग किट्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया, लेकिन और इनको प्रोक्योर भी किया जा रहा है, मतलब सरकार इन सभी चीज़ों को खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, लेकिन सरकार प्रोक्योर भी कर रही है बड़े स्केल पे। प्रोक्योर करेंगे तब भी तो पैसे लगेंगे ना। लेकिन दिक्कत ये है कि हेल्थ के लिए जितना पहले एलोकेट किया था उससे ही पैसा निकाल के इन सब चीज़ों को प्रोक्योर किया जा रहा है। मान लीजिए पहले सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे हेल्थ के लिए, वो सभी चीज़ों के लिए थे, जैसे काफ़ी सारी स्कीम्स सरकार चलाती है उनके लिए भी थे। अब वो पैसे डाइवर्ट कर दिए गए इन चीज़ों को प्रोक्योर करने के लिए, तो होगा क्या? चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए जो स्कीम्स हैं उनका इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसों की कमी हो जाएगी। और देखो, इसके बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो इन सब आर्ग्यूमेंट्स के बेस पे राइटर कहते ये हैं कि भैया 20 लाख करोड़ का आपने जो पैकेज अनाउंस किया है, इनमें आप हेल्थ को भूल गए हो।
तो कुछ सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। सरकार अलग से एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करे हेल्थ के लिए, जो कि 1% ऑफ जीडीपी हो, और इसमें से 70% जो खर्चा हो वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर हो। अगर देखो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हमारे देश में मजबूती से काम करते हैं ना, तो बहुत सारे डिजीज़ को तो बढ़ने से ही रोका जा सकता है। मतलब बहुत सारे डिजीज़ का डिटेक्शन अर्ली स्टेज पर हो जाएगा, और अगर देखो डिटेक्शन अर्ली स्टेज पे हो जाता है तो वो डिजीज़ बनेगा ही नहीं शुरुआत में ही, अगर अच्छे से इलाज हो जाएगा। और ऐसा करके मतलब अगर सरकार 1% ऑफ जीडीपी का पैकेज अनाउंस करती है हेल्थ के लिए, तो ऐसा करके हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो कंसेप्ट है अब काफ़ी सारे देशों में आ चुका है, समय आ गया है अब इस कंसेप्ट को हम इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हेल्थ सेक्टर से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एग्रीकल्चर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सरकार ने ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, इसमें एग्रीकल्चर के लिए क्या कुछ है, ये हमारे आज के इस आर्टिकल का फोकस है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जैसे 1 लाख करोड़ का फंड दिया गया है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 10,000 करोड़ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग अप्रोच, 20,000 करोड़ का फंड फिशरमैन के लिए यानी मछुआरों के लिए, 13,000 करोड़ का फंड कैटल बफेलो इन सब की वैक्सीनेशन के लिए, उसके बाद 15,000 करोड़ का फंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए, 4,000 करोड़ का फंड हर्बल कल्टीवेशन के लिए, 500 करोड़ का फंड मक्खियों को पालने के लिए। देखो ये सब तो ठीक है, सरकार ने इन सब एक्टिविटीज़ के लिए फंड अनाउंस किया, ये सब ठीक है, लेकिन जो रिफॉर्म्स लाने की घोषणा सरकार ने की है वो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा तो ये कहा जा रहा है, जैसे देखो जितने बड़े रिफॉर्म्स हमारे देश की इकोनॉमी में आए थे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स, जिन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी को एक नई दिशा प्रदान की, एक नई एनर्जी प्रदान की, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स सरकार ने अनाउंस किए हैं वो रिफॉर्म्स लॉन्ग ड्यूरेशन में एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे ले जाने का काम करेंगे। कौन से वो रिफॉर्म्स हैं? मेनली देखो 3 रिफॉर्म्स की बात राइटर करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स है, यानी एपीएमसी एक्ट में बदलाव लाने का सरकार ने जो अनाउंसमेंट की है। दूसरे नंबर पर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में रिवैम्प करने की सरकार ने बात कही है, और सबसे लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक बेसिक लीगल फ्रेमवर्क सुनिश्चित किया जाएगा। तो इन तीनों अनाउंसमेंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये आखिरकार क्यों ज़रूरी थी। सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1995 की, नहीं 1955 की। इसमें देखो प्रोविज़न ये था 6 तरह की कमोडिटीज़, जैसे सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑनियन एंड पोटैटो, इनको स्टॉक करने पर लिमिट थी। जैसे एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल समझिए, आप 100 टन से ज़्यादा प्याज को स्टोर करके नहीं रख सकते, आप 50 टन से ज़्यादा पल्सेस आपके गोडाउन में स्टोर करके नहीं रख सकते। तो इस प्रकार की सरकार ने लिमिट लगाई हुई थी। और लिमिट क्यों लगाई गई थी? सिंपल सी बात है कि सरकार चाहती थी कि ऐसा ना हो कि जमाखोरी हो जाए इन चीज़ों की, मतलब मार्केट में कमी हो और किसी ट्रेडर ने बहुत ज़्यादा पल्सेस का या फिर सीरियल्स का स्टॉक करके रखा हो। तो इसलिए सरकार ने ये लिमिट लगा के रखी थी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत। लेकिन राइटर ये कहते हैं कि भैया अब हालात चेंज हो चुके हैं। ये एक्ट जब आया था उस समय हमारे देश में इनफ फूड ग्रेन नहीं था। इस एक्ट का ओरिजिन है डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1943 में। 1943 में हमारे देश में एक बहुत ही भयंकर फेमिन आया था, अकाल आया था, जिसमें लाखों लोगों की डेथ हो गई थी। तो वहाँ से ये एक्ट ओरिजिनेट होता है। उसके बाद हमने वर्ल्ड वार सेकंड देखा, उसके बाद हमने आज़ादी के बाद ऐसा दौर भी देखा जब हमें फूड ग्रेन को यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो उस समय की सिचुएशन में ये एक्ट जरूरी था। लेकिन आज हालात चेंज हो चुके हैं। आज इंडिया राइस का पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मतलब जितना राइस इंडिया एक्सपोर्ट करता है उतना राइस और कोई देश एक्सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया आज के समय में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट और राइस का चाइना के बाद।
मतलब अब फूड ग्रेन्स की हमारे देश में कमी नहीं है, समझ गए। तो आज के समय में ये जो एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये एक बड़ी रुकावट है एक्सपोर्टर्स के लिए भी, फार्मर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। एक्सपोर्टर्स के लिए किस प्रकार से फायदा होगा, ये तो देखो सीधा सीधा लॉजिक है। आप स्टोर करके रखोगे तभी तो सिचुएशन को देखते हुए जल्दी से एक्सपोर्ट कर सकोगे ना। आपने स्टोर करके ही कुछ नहीं रखा तो एक्सपोर्ट आप कैसे करोगे। फार्मर्स और कंज्यूमर्स के लिए क्या फायदा होगा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में रिवैम्प का, देखो मैं आपको बताता हूं। काफी बार क्या होता है, एकदम से ग्लट आ जाता है, मतलब फसल की जो पैदावार है किसी सीजन में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट फोर्सेस क्या कहती हैं, अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी तो फिर डिमांड कम होगी, यानी उस चीज़ के जो रेट हैं वो कम होंगे। लेकिन अगर इस एक्ट में रिवैम्प किया जाएगा, ट्रेडर्स के पास आज़ादी होगी स्टोर करने की, तो ट्रेडर्स थोड़ा महंगे दाम में भी खरीद लेंगे। उन्हें लगेगा चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा ज़्यादा पैसा दे देते हैं, स्टोर कर लेंगे और बाद में मार्केट में जब अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तब बेच देंगे। अगर देखो ट्रेडर्स के पास स्टोर करने की आज़ादी नहीं होगी तो ट्रेडर भी किसान को बोलेंगे ना कि भैया हम तो इतना रुपया देंगे, कम ही रुपया देंगे, हम ज़्यादा नहीं देंगे आपको, क्योंकि हम क्या करेंगे इस फसल का, हम तो स्टोर तो नहीं कर सकते ना, इसलिए आपकी फसल हमारे लिए कोई काम की नहीं रहेगी, इसे हमें तुरंत बेचना होगा। तो इसलिए स्टोर करके अगर रखेंगे तो इसका किसानों को भी फायदा होगा, उनको उनकी फसल के ठीक ठाक दाम मिल जाएंगे। और कंज्यूमर्स को क्या फायदा होगा, कंज्यूमर्स को देखो फायदा ये होगा, जैसे ही मार्केट में जैसे प्याज की कीमत काफी बार बहुत बढ़ जाती है, तो उस सिचुएशन में जिन ट्रेडर्स ने प्याज को स्टोर करके रखा होगा वो जल्दी से अपने प्याज को बाहर निकालेंगे, उन्हें थोड़ा सा महंगे दाम में बेचेंगे और प्याज की जो कीमत है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो सबको फायदा होगा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को रिवैम्प करने से। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं एपीएमसी एक्ट की। एपीएमसी एक्ट में देखो प्रोविजन ये था कि किसान अपनी फसल को सिर्फ मंडी में बेच सकता है, बाहर नहीं बेच सकता मंडी के। जैसे कोई किसान है रामलाल के एरिया में जो मंडी है वहीं पर रामलाल को अपनी फसल लेके आनी पड़ेगी उसी मंडी में। ऐसा नहीं कि रामलाल अपने ही गांव में किसी पर्सन को डायरेक्टली अपनी फसल बेच दे, नहीं, ये कानून के खिलाफ था। इवन अगर देखो रामलाल के पास 2 मंडीज हैं, एक दूसरे स्टेट में है और एक उसके अपने स्टेट में है। अब है ऐसा कि रामलाल के स्टेट में जो मंडी है वो रामलाल के खेत से 10 किलोमीटर दूर है और दूसरे स्टेट में जो मंडी है वो रामलाल के खेत से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो रामलाल को अपने ही स्टेट में जो मंडी है जो ज़्यादा किलोमीटर दूर है वहां पर अपनी फसल को बेचने के लिए लाना होगा। ये सब प्रोविजंस थे एपीएमसी एक्ट में। अब देखो ये काफ़ी खराब था, मतलब बहुत सारे प्रोविजंस एपीएमसी एक्ट में किसानों के अगेंस्ट थे, कंज्यूमर्स के भी अगेंस्ट थे। जैसे किसान को अपनी फसल में निश्चित रूप से मंडी में लाना पड़ता था, आड़ती को बेचना पड़ता था, किसान को अपनी फसल के उचित दाम नहीं मिल पाते थे। तो क्योंकि बहुत बार जो ये मंडी में आड़ती होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो आपस में कार्टेल बना लेते हैं कि हम किसानों से उनकी फसल को इससे ज़्यादा दामों में नहीं वसूलेंगे। अब किसान को मजबूरी में अपनी फसल उस दाम पे बेचनी पड़ती है। इवन मंडी में फसल लाने पर किसानों को अच्छी खासी फीस भी देनी पड़ती है। काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट से एपीएमसी मार्केट में सेस भी लगाती हैं, आड़ती भी एक बड़ा कमीशन खा जाते हैं। तो इससे नुकसान काफ़ी होता है किसानों को। मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सारा मुनाफा बिचौलिए खा जाते हैं, ना तो किसान को उसकी फसल के उचित दाम मिलते हैं और ना ही कंज्यूमर्स को सस्ती क्रॉप्स मिलती हैं। लेकिन अब एपीएमसी एक्ट में बदलाव करने की बात सरकार ने कही है। प्रोविजन ये होगा अब कि किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि उन्हें अपनी फसल मंडी में लेकर आनी पड़ेगी। उन्हें लगता है कि मार्केट में कोई कंज्यूमर उनकी फसल को ज़्यादा दाम पर खरीदने के लिए तैयार है तो वो डायरेक्टली अपनी फसल को बेच सकेंगे। इवन इंटरस्टेट ट्रेड पर भी बैरियर नहीं होगा। पहले काफ़ी बार स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार की रोक लगा देती थी कि हमारी ये फसल जो है, फॉर एग्जांपल आलू जो है वो दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इस प्रकार की रोक लगाई गई थी कि उड़ीसा में किसान अपना आलू नहीं बेच सकेंगे। तो ये सब डिसीजंस भी अब स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा नहीं लिए जा सकेंगे। जहां किसान अपनी फसल बेचना चाहें वहीं बेच सकेंगे अपनी फसल को। अब बात करते हैं तीसरे रिफॉर्म की, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लीगल फ्रेमवर्क से संबंधित। सरकार ने यह कहा है
कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे देश में होती है तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? हम बेसिक्स के साथ डिटेल से डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की टेक्निकल डेफिनेशन स्क्रीन पे आप देख सकते हो, लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन को समझने से पहले एक एग्जांपल की सहायता से मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताता हूँ। बेसिक कंसेप्ट आखिरकार है क्या। देखो, एक किसान आलू की खेती करता है और अच्छे से आलू की फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान उस फसल को बेचने के लिए जाता है मार्केट में। मार्केट में क्या पाता है कि आलू की फसल की सप्लाई इस बार काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत कम दामों पर किसान अपनी आलू की फसल को बेच पाता है। यानी जिस लागत से किसान ने आलू की फसल को उगाई, उससे भी कम दाम मिल रहे हैं किसान को उस आलू की फसल के। तो किसान निराश हो जाता है कि मैंने इतनी मेहनत से आलू की फसल उगाई, लेकिन फिर भी मुझे उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। और इवन देखो, इस सिचुएशन में मैकडोनल्ड जैसी कंपनीज या फिर वो कंपनीज जो बर्गर वगैरह बेचती हैं, उनको फायदा हो गया। उनको फायदा हो गया क्योंकि मार्केट में इस बार आलू की फसल के दाम काफी कम हैं, तो इसलिए मैकडोनल्ड जैसी कंपनीज को फायदा हो गया। अब दूसरा केस देखिए। दूसरा केस ये है कि अच्छे से किसान ने आलू की फसल को तैयार कर दिया और किसान उस आलू की फसल को बेचने के लिए मार्केट में जाता है, और मार्केट में इस बार आलू की फसल कम हुई है क्योंकि किसान को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है और बहुत महंगे दामों पर किसान अपनी आलू की फसल को बेच पा रहा है। किसान खुश है। लेकिन मैकडोनल्ड जैसी कंपनीज या फिर दूसरी कंपनीज जो बर्गर बनाती हैं, वो खुश नहीं है। वो क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उनको बहुत महंगा आलू मार्केट से खरीदना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मैकडोनल्ड जैसी कंपनीज हैं, उनको बर्गर बनाने में लागत ज्यादा आएगी, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कभी मैकडोनल्ड जैसी कंपनीज परेशान, कभी किसान परेशान। किसकी वजह से? मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से। कभी आलू के दाम कम, कभी आलू के दाम ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बायर और सेलर यानी मैकडोनल्ड की कंपनी और किसान आपस में एग्रीमेंट साइन करेंगे। मैकडोनल्ड वाली कंपनी किसान को बोलेगी कि भैया आप इतना आलू हमें दे दीजिएगा नवंबर के महीने में, और उस आलू की क्वालिटी इतनी होनी चाहिए और हम इस दाम पर आपका आलू खरीद लेंगे। फिर से बोलता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, पहले से एग्रीमेंट हो जाता है बायर और सेलर के बीच। यहां पे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड की कंपनी और उस किसान के बीच जो आलू उगाता है, मैकडोनल्ड की कंपनी किसान को बोलती है कि आप हमें 1000 किलो आलू दीजिएगा नवंबर के महीने में इस क्वालिटी का, और हम आपके 1 किलोग्राम आलू को 15 रुपए के हिसाब से परचेज करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में देखो किसान खुश है। क्यों? क्योंकि किसान को खतरा नहीं है। किसान आलू की फसल तो उगाता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि अरे मुझे मेरी फसल के उचित दाम मिल भी पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या हुआ, पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया किसी कंपनी के साथ कि मुझे इतना आलू देना है इस क्वालिटी का, इस समय पर, इतने रेट पर। तो किसान के मन में वो शंका खत्म हो गई, वो डर खत्म हो गया कि मेरी फसल के मुझे उचित दाम मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो किसान को फायदा है। और मैकडोनल्ड की कंपनी को क्या फायदा है? देखो, मैकडोनल्ड की कंपनी को यह फायदा है क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से कभी उसे आलू महंगा मिल पाता था, कभी सस्ता मिल पाता था, कभी स्पेसिफिक क्वालिटी वाला आलू नहीं मिल पाता था, कभी इस स्पेसिफिक समय पे आलू नहीं मिल पाता था। तो मैकडोनल्ड की सरदर्दी भी खत्म हो गई क्योंकि उसने अब किसान के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया कि इस डेट पे इतनी क्वालिटी का इतना आलू मुझे चाहिए इस रेट पे। तो मैकडोनल्ड को भी फायदा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से और किसान को भी फायदा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। होता क्या है, पहले से जो बायर है वो सेलर के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेता है कि मुझे आप अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड कीजिएगा इतनी क्वांटिटी में, इस क्वालिटी का, इस समय पर, इतने रेट पर हम आपसे ये खरीदेंगे। तो फसल को उगाने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। तो इससे दोनों को फायदा होता है, बायर को भी और सेलर को भी। तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट जाना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। अब देखो, काफी बार ऐसा भी होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो बायर है वो सेलर को मदद भी करता है। वही एग्जांपल लीजिए,
मैकडोनल्ड कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है किसान के साथ। किसान का नाम है राम सिंह। अभी महीना है जून का। मैकडोनल्ड कंपनी और राम सिंह के बीच एग्रीमेंट साइन होता है कि राम सिंह मैकडोनल्ड कंपनी को नवंबर के महीने में 1000 किलो आलू देगा इस क्वालिटी का, और इस रेट पर रेट भी तय होगा 1 किलोग्राम 15 रुपए के हिसाब से। तो अभी जून है, आलू की खेती स्टार्ट हुई है। मैकडोनल्ड कंपनी राम सिंह को मदद करेगी, अच्छी क्वालिटी के बीज भी प्रोवाइड करेगी और क्रेडिट भी दिया जा सकता है, मतलब पैसे भी उधार दिए जा सकते हैं। जो भी मदद चाहिए राम सिंह को वो मदद भी करेगी मैकडोनल्ड की कंपनी राम सिंह को। काफी बार ऐसा भी होता है, लेकिन हर केस में नहीं होता। कहने का एसेंस ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में काफी बार जो बायर है वो सेलर को मदद भी करता है अच्छी क्वालिटी की फसल को उगाने में। अब हम एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के। देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज है प्रोड्यूसर्स कैन रिड्यूस द मार्केट रिस्क। मतलब जो किसान है उसका रिस्क खत्म हो गया। जो डर रहता है किसान के मन में कि मार्केट अगर वोलेटाइल हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई तो उसको उसकी फसल के उचित दाम नहीं मिलेंगे, तो मार्केट रिस्क किसान का कम हो जाता है, प्रोड्यूसर का कम हो जाता है। नेक्स्ट, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कैन बी रिड्यूस्ड। देखो, जैसे ही किसान की आलू की फसल पक के तैयार हुई उसी समय मैकडोनल्ड वाले ले गए उस आलू की फसल को। किसान की चिंता खत्म हो गई कि मुझे आलू की फसल कहीं पे स्टोर करके रखनी है या फिर कुछ ऐसा करना है, क्योंकि देखो बहुत सी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ काफी कम होती है। जल्द से जल्द उन्हें या तो यूज में नहीं लाया गया या फिर कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा गया तो वो खराब हो जाती हैं वो फसलें। मतलब पेरिसेबल जो आइटम्स हैं उनको जल्द से जल्द डील करना पड़ता है उनके साथ। तो किसान पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू एग्रीमेंट साइन कर लेता है कंपनीज के साथ, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम से कम हो जाते हैं। फसल जैसे ही पक के तैयार होती है उसके बाद जिम्मेदारी स्टार्ट हो जाती है उन कंपनीज की जिन्होंने किसान के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी कैन बी ट्रांसफर टू द प्रोड्यूसर्स। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा सकती है, जैसा हमने डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में काफी बार जो बायर है वो सेलर को मदद भी देता है, क्रेडिट की, इनपुट्स की, अच्छी टेक्नोलॉजीज की। तो ये भी एक फायदा हो जाता है किसान को कि उसे अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाती है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट सर्व एज ए सिक्योरिटी फॉर इंक्रीज्ड एक्सेस टू क्रेडिट। वही बात कि काफी बार जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्रेडिट भी मिल जाता है बायर्स की तरफ से, तो इसलिए वो ज्यादा अच्छे से खेती कर पाते हैं। इसके अलावा देखो, किसान वैसे कन्वेंशनल तरीके से अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी में या फिर अनरेगुलेटेड मार्केट में जाता है तो बीच में मिडिलमैन काफ़ी आ जाते हैं, बिचौलिए काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो इससे ना तो किसान को उसकी फसल के उचित दाम मिलते और कंज्यूमर्स को भी प्रोडक्ट महंगा मिलता है। लेकिन इस प्रकार से किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू पहले से किसी बड़ी कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेता है तो मिडिलमैन जो है, मिडिलमैन चैन से खत्म हो जाते हैं, बिचौलिए खत्म हो जाते हैं। इसका भी एक बड़ा फायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फसल की पैदावार के लिए भी तो अच्छा है ना ये। देखो, किसान को अगर हेल्प दी जा रही है कंपनी के द्वारा जिसके साथ किसान का एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो किसान की जो पैदावार है वो बढ़ेगी, यानी जो फूड प्रोडक्शन है उसमें भी इजाफा होता है। तो ये हमने सारे एडवांटेजेस डिस्कस किए, फायदे डिस्कस किए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्रिटिसिज्म की। देखो, सबसे पहला तो क्रिटिसिज्म यही है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो बायर है, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड की कंपनी, उसका किसान के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है कि हम इस रेट पर इस समय इस क्वालिटी की इतनी फसल आपसे खरीदेंगे। देखो, इससे किसान को भी नुकसान हो सकता है, मैकडोनल्ड की कंपनी को भी नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि जिस रेट पर एग्रीमेंट साइन हुआ है बायर और सेलर के बीच, यानी किसान और मैकडोनल्ड की कंपनी के बीच, बाद में किसान को मार्केट में अपनी फसल के उससे ज़्यादा रेट मिल रहे हों, बाद में किसान को धोखा हो, उसे पछतावा हो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एग्रीमेंट क्यों साइन किया, क्योंकि मुझे मेरी फसल के मार्केट में ज़्यादा दाम मिल रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, किसान जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है बड़ी फर्म पर जिसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैकडोनल्ड की कंपनी किसान को इनपुट्स के लिए पैसा दे रही है, अच्छी टेक्नोलॉजी दे रही है, क्रेडिट दे रही है, तो किसान क्या होगा, पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा उस कंपनी पर। पहले किसान निर्भर हुआ करता था मनी लेंडर पे, अब निर्भर हो जाएगा बड़ी कंपनीज पे। तो ये डिपेंडेंसी गलत है। तीसरा पॉइंट, इससे मोनोकल्चर प्रमोट होगा। मोनोकल्चर मतलब हर एक साल किसान उसी फसल को उगाना स्टार्ट कर देगा। इस साल किसान ने आलू उगाया,
उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ, किसान को लगा अरे फायदा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, तो अगली बार भी किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, अगली बार भी लगातार चलता जाएगा। सेम फसल को किसान उगाता रहेगा, फसलों की रोटेशन नहीं होगी, तो इससे सोइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, मोनोकल्चर प्रमोट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो ये है, हमारे देश में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की संख्या ज्यादा है, छोटे किसानों की। अब देखो छोटे किसानों के पास आपको पता है ज्यादा फसल का सरप्लस तो होता नहीं है, थोड़ी बहुत उनकी फसल होती है, उसी को वो बेच के अपना खर्चा पानी चलाते हैं। तो छोटे किसानों के साथ ये बड़ी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट करती नहीं है, ये बड़े किसानों के साथ ही करती हैं। ये भी एक क्रिटिसिज्म है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऐसा भी तो हो सकता है बाद में विवाद हो जाए, मैकडोनल्ड और किसान के बीच एग्रीमेंट तो साइन हो गया कि इस क्वालिटी का आलू इस महीने में इतने समय पे आप प्रोवाइड करोगे, इस रेट पे, और क्वांटिटी भी ये है, लेकिन बाद में जब देने की बारी आए तो मैकडोनल्ड की कंपनी ये बोल सकती है कि भैया जिस क्वालिटी पे बात हुई थी आपका आलू उस क्वालिटी का नहीं है। तो इस सिचुएशन में देखो विवाद खड़ा हो जाएगा, किसान बोलेगा मेरा आलू उसी क्वालिटी का है जो आपने कहा था, लेकिन कंपनी बोल सकती है नहीं आपका आलू घटिया है, जो क्वालिटी हमने एक्सपेक्ट की थी उस क्वालिटी का आलू आपका नहीं है। तो यह भी एक दिक्कत है कि बाद में विवाद खड़ा हो सकता है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, बायर और सेलर के बीच समय की देरी हो सकती है। मतलब जिस समय पे बात तय हुई थी किसान थोड़ा सा लेट कर दे, बाद में कंपनी इंकार कर दे कि नहीं एग्जैक्टली उसी समय पे हमें चाहिए था, तो ये काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। लास्ट में पॉइंट ये भी है, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि जो बायर है, बड़ी कंपनीज जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है किसान के साथ, वो टेक्नोलॉजी देंगे, वो इनपुट्स देंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके पास इतनी नॉलेज ही ना हो, उनके पास टेक्नोलॉजी हो ही ना, वो इतनी कॉम्पिटेंट हो ही ना कि किसान का फायदा कर सके। तो ये सारे क्रिटिसिज्म हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के। आप कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सक्सेस स्टोरीज के बारे में। देखो पेप्सिको कंपनी ने, पेप्सी जिसका प्रोडक्ट है, पेप्सिको कंपनी ने मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में काफ़ी सारे किसानों की मदद की ताकि उनको उनकी फसल के अच्छे रिटर्न्स हासिल हो सकें। अमूल और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने मिल्क प्रोक्योरमेंट से संबंधित काफ़ी सारे किसानों की हेल्प की, और शुगर केन कोऑपरेटिव्स ने भी किसानों की काफ़ी हेल्प की महाराष्ट्र में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से देखो हमने ये डिस्कस कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं और क्रिटिसिज्म भी हैं। तो सिर्फ एडवांटेजेस का लाभ मिले वेरियस स्टेक होल्डर्स को, और जो कमियां हैं वो सामने ना आए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ये इंश्योर करने के लिए सरकार ने एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया। इस मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के फीचर्स क्या हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, इंश्योर बाइंग ऑफ एंटायर प्री एग्रीड क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूस एज पर कॉन्ट्रैक्ट। काफ़ी बार देखो ये होता है कि किसान के बीच और मैकडोनल्ड कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि हम आपसे 10,000 किलोग्राम आलू खरीदेंगे, लेकिन बाद में मैकडोनल्ड कंपनी मना कर देती है कि नहीं हमें 10,000 किलोग्राम आलू नहीं चाहिए, कम चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में किसान कहाँ जाएगा, मतलब अपना बाकी आलू किसान कहाँ बेचेगा। तो ये इंश्योर करने के लिए कि जिस क्वांटिटी के लिए बायर ने एग्रीमेंट साइन किया है सेलर के साथ, उस क्वांटिटी को ही बायर सेलर से परचेज करे। मतलब जिस क्वांटिटी के लिए एग्रीमेंट साइन किया है वो सारी क्वांटिटी बायर जो है वो सेलर से परचेज करें। ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर, टू गाइड कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज टू फिक्स प्री एग्रीड प्राइस। काफी बार देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना मतलब वैसे हो जाती है ऊपर से कि बायर जो है वो सेलर को बोल देता है कि हम आपसे इतना क्वांटिटी का आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे, लेकिन प्राइस तय नहीं होता है। तो इस वजह से बाद में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बाद में किसान कहता है कि हमने तो सोचा कि आप इस रेट पे खरीदोगे, लेकिन कंपनी बोलती है कि नहीं इस रेट पे हम नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्राइस पहले से डिसाइड होना चाहिए, यानी प्री एग्रीड प्राइस होना चाहिए जिस पर दोनों राजी हों। यह दूसरा फीचर है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कि प्राइस पहले से डिसाइड हो। सिर्फ ऊपर से ऐसा नहीं कि हम आपसे इतना परचेज करेंगे और प्राइस के बारे में कोई डिस्कशन हो ही ना, तो बाद में जब एग्रीमेंट को पूरा करने की बारी आएगी तो बाद में दोनों के बीच विवाद हो सकता है, इसलिए प्राइस पहले से डिसाइड हो। नेक्स्ट,
अगर देखो मार्केट में वोलेटिलिटी आ जाती है बहुत ज़्यादा, जिस प्राइस पे तय हुआ था सौदा उससे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा घट जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों के दोनों बायर और सेलर कुछ प्री एग्रीड प्राइस को चेंज कर सकते हैं, जिससे दोनों को फायदा हो, किसान को भी फायदा हो और मैकडोनल्ड कंपनी को भी फायदा हो, यानी बायर को भी फायदा हो, सेलर को भी फायदा हो। इस प्रकार से एग्रीमेंट में थोड़ा बहुत बदलाव लाया जा सकता है। यहां पे देखो वायलेंट मूवमेंट जब प्राइस में हो जाती है तो प्री एग्रीड प्राइस को इस प्रकार से चेंज किया जाए मार्केट प्राइस के हिसाब से, ताकि दोनों के लिए विन विन एग्रीमेंट हो, मतलब दोनों के लिए फायदे का सौदा हो। अगर देखो जो बायर है वो अड़ जाता है कि नहीं हमारा ये रेट तय हुआ था, आप इसी पे बेचिए, तो किसान को भी नुकसान हो सकता है अगर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर रेट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो बायर है वो भी बोल सकता है कि देखो हमारा जो प्राइस है वो ये एग्री हुआ था, लेकिन अभी तो मार्केट प्राइस है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा प्राइस आपको कम देंगे। तो दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मार्केट प्राइस के हिसाब से प्री एग्रीड प्राइस को चेंज कर देना चाहिए ताकि दोनों के लिए फायदे का सौदा हो। नेक्स्ट है देखो ये इंश्योर करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, विलेज लेवल पे फैसिलिटेशन ग्रुप सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाएं। समझ गए, मतलब किसान को पता नहीं होता कि हम कौन सी कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करें, किसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, तो इसलिए विलेज लेवल पे फैसिलिटेशन ग्रुप होंगे। तो ये फैसिलिटेशन ग्रुप्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एग्रीमेंट को फैसिलिटेट करवाएंगे, मतलब हेल्प करेंगे किसानों की कि आप इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। तो ये भी एक फीचर है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो एपीएमसी एक्ट के दायरे से बाहर रहेगी। एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस कमेटी एक्ट, तो ये एक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस एक्ट के दायरे से बाहर रहेगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फिलहाल आप ये याद रखिए। नेक्स्ट है देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो भी जाता है बायर और सेलर के बीच, तो डिस्प्यूट को एड्रेस करने के लिए लोएस्ट लेवल पे डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाएगा। ऐसा ना हो कि बायर और सेलर के बीच किसी प्रकार का एग्रीमेंट जो था वो डिस्प्यूट में बदल गया, तो किसान बेचारा गरीब वो कहाँ कोर्ट के धक्के खाएगा, शहर में उसे कोर्ट जाना पड़ेगा, तो उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और जो बड़ी कंपनीज हैं उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वकील को भेज देंगे, लेकिन किसान जो है उसको दिक्कत आ जाती है, किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है। तो गांव लेवल पे ही, मतलब लोएस्ट लेवल पे ही कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि किसान डिसएडवांटेज में ना रहे अगर डिस्प्यूट हो जाता है किसी प्रकार का, और वो डिस्प्यूट जो सेटलमेंट हो वो गांव लेवल पे ही हो जाए या फिर लोएस्ट लेवल पे ही हो जाए। सबसे लास्ट में है कमेटी भी इस्टेब्लिश की जाएगी। ये देखो डेवलपमेंट एंड प्रमोशन अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी, ताकि मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं उन्हें फुलफिल किया जा सके। इसके लिए क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। तो ये फीचर्स हैं मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस देखो आसान है, किसान सिक्योर रहेंगे। अगर बड़ी कंपनीज किसानों के साथ धोखा करती हैं, एग्रीमेंट से पलट जाती हैं, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। और जो क्रिटिसिज्म था कि 70% किसान जो है वो स्मॉल है, मार्जिनल है, उन स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को एकजुट करने के लिए फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश की जाएंगी, ताकि ना सिर्फ बड़े किसानों को फायदा हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, बल्कि छोटे और मंझले किसानों को भी फायदा हो। ग्रोअर्स को फायदा होगा क्योंकि उन्हें इनपुट मिलेंगे, क्रेडिट मिलेंगे, जो सारे फायदे हमने पहले डिस्कस किए थे। कंपनियों को भी इंसेंटिव मिलेगा क्योंकि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, वो सीधा अपनी फसलों को किसानों से परचेज कर सकेंगे, तो उनको फसलें सस्ती मिल जाएंगी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट सिग्निफिकेंस का ये है, देखो ना सिर्फ हमारे देश की कंपनीज बल्कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सहायता से अपने प्रोड्यूस को विदेशों में भी भेज पाएंगे, तो ग्लोबल सप्लाई चेन से हमारे देश के किसान जुड़ जाएंगे। ये भी फायदा होगा मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का। अब लास्ट में बारी आती है वे फॉरवर्ड की, यानी सजेशंस की। सजेशंस ये दिए जा सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। वैसे तो देखो जैसा पहले भी हमने ये बात डिस्कस की है कि प्रॉब्लम्स आपको पता हो तो सॉल्यूशन तो आप आसानी से लिख सकते हो किसी भी चीज़ के, लेकिन ये कुछ अलग सॉल्यूशंस हैं। जैसे वो फार्मर्स जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाते हैं उनको आप इंटीग्रेट कर दो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ।
एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने वाली यूनिट्स, ताकि बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो सके ना सिर्फ प्रोड्यूसर्स के लिए बल्कि बायर्स के लिए भी, यानी वो लोग जो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट को चलाते हैं। इससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम से कम किया जा सकता है, यानी किसान ने अपनी फसल उगा दी है, हार्वेस्टिंग भी हो गई है, उसके बाद क्या किया जाए, उस फसल का जल्दी से जल्दी बेचा जाए, कहाँ पे स्टोर करके रखा जाए, वो सब चीज़ें के लिए किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स अपने आप देख लेंगी वो सारी चीज़ें, अगर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं फार्मर्स को और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को। नेक्स्ट पॉइंट, देखो बहुत बार किसान ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट साइन करते नहीं हैं, क्योंकि किसानों को ना विश्वास नहीं होता बड़ी कंपनीज पर, किसानों को विश्वास नहीं होता ब्यूरोक्रेट्स पे, किसानों को विश्वास नहीं होता सरकार पे। इसलिए किसानों को ये लगता है अरे भैया कहीं एग्रीमेंट साइन कर लिया, बाद में फंस गए फिर। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसे कम करना होगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के लिए कोई क्वेसी जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए, ताकि किसान का डर खत्म हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट्स का इन्फोर्समेंट आसानी से हो जाए। नेक्स्ट, कलेक्ट नो टैक्सेस फ्रॉम फूड प्रोसेसर्स। अगर देखो वो कंपनीज जो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित एग्रीमेंट साइन करते हैं, उनसे सरकार कोई टैक्स ना ले, उनको सरकार ये बोले कि भैया आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कीजिए, आप किसानों की वेलफेयर के लिए काम कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई इनपुट्स या फिर इक्विपमेंट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं और उन इक्विपमेंट्स का या फिर इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित एग्रीमेंट में, तो उन इनपुट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी ना लगे, उन इक्विपमेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी ना लगे, अगर उन इक्विपमेंट्स को, उन इनपुट्स को इस्तेमाल किया जाना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, तो इससे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। तो ये हमने कुछ सजेशंस भी डिस्कस किए हैं। इस प्रकार से हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के टॉपिक को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।